हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं विविध प्रश्नावली यानी चैप्टर 1 की जो विविध प्रश्नावली है उसका पार्ट 2 वीडियो। क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और एक बात देखिए ध्यान रखें, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपकी प्रश्नावली में दिए होते हैं उससे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और थोड़े अलग भी हो सकते हैं, तो वो आप हर चैप्टर की जरूर करें। ऐसा नहीं आप छोड़ दें, कुछ लोग छोड़ते हैं कि विविध प्रश्नावली में से नहीं आता है, ऐसा देखिए बिल्कुल गलत। आपको एग्जाम्पल भी नहीं छोड़नी है जो बुक्स में दिए गए हैं, और विविध प्रश्नावली के भी कोई क्वेश्चन और एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़ना। तो देखिए आज जो इसका पार्ट 2 वीडियो है, इसका सबसे पहले आप मैं छठा क्वेश्चन बताता हूं, क्योंकि 5वें क्वेश्चन तक तो मैं आपको बता भी चुका। अब देखिए छठा क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, दो समुच्चय मान लीजिए ए और बी हैं। यदि पीए इज इक्वल टू पीबी, यदि पीए इज इक्वल टू पीबी, इसका मतलब क्या है? दो समुच्चयों ए और बी के जो घात समुच्चय हैं वो अगर इक्वल हैं तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि समुच्चय भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि समान समुच्चय। घात समुच्चय देखिए आप ध्यान रखें, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय वो होता है घात समुच्चय, जिसकी शुरुआत हम फाई से करते हैं। तो ये देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, यदि पीए इज इक्वल टू पीबी यानी दो समुच्चयों के अगर घात समुच्चय समान है तो समुच्चय भी खुद समान होंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने एक काम किया, मैंने ये माना माना x समुच्चय ए का कोई अवयव है, यानी माना x बिलोंग्स टू ए। अब ये कोई भी अवयव हो सकता है, देखिए समुच्चय ए में तो कई अवयव हो सकते हैं, मैंने उसका कोई एक अवयव ले लिया, माना x बिलोंग्स टू ए, यानी x समुच्चय ए का कोई अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर x इसका एक अवयव है और मैं x के बाहर अगर एक ब्रैकेट लगा दूं, यानी कि ये चीज, तो ये तो फिर उपसमुच्चय हो गया। और ये जो उपसमुच्चय है ये बिलोंग करेगा, देखिए किसे? समुच्चय ए का जो घात समुच्चय होता है, समुच्चय ए का जो घात समुच्चय होता है, यानी सारे उपसमुच्चयों का एक समुच्चय जो हम बनाते हैं वो कहलाता है घात समुच्चय, यानी कि पीए। तो अगर x इसका एक अवयव है और x के बाहर मैंने अगर एक ब्रैकेट लगाई तो ये हो गया उपसमुच्चय, और ये उपसमुच्चय जो बिलोंग करेगा ये समुच्चय ए के घात समुच्चय को करेगा। फिर आती है आगे की बात। अब आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि पीए इज इक्वल टू पीबी, तो मैंने पीए की जगह लिख दिया पीबी, यानी ये जो उपसमुच्चय है ये समुच्चय बी के घात समुच्चय को भी बिलोंग कर रहा है। इस बात से देखिए ये तो क्लियर हुआ, समुच्चय यानी ये जो उपसमुच्चय था ये बिलोंग कर रहा है घात समुच्चय को, लेकिन किस समुच्चय के? बी समुच्चय के। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये उपसमुच्चय पीबी में है तो ये जो अवयव होगा x ये बी समुच्चय में भी होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये उपसमुच्चय इसे बिलोंग ही नहीं करता। इसका मतलब ये बात इससे प्रूफ होती है कि समुच्चय यानी ये जो अवयव x है ये समुच्चय b का भी एक अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने ये माना था कि x समुच्चय a का अवयव है, और ये बात प्रूफ कर दी कि x समुच्चय b का भी एक अवयव है, यानी x अगर a को बिलोंग कर रहा है तो x b को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यानी समुच्चय a के जो सभी अवयव वो समुच्चय b में है, और अगर हम ऐसा सिद्ध कर दें कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, क्योंकि सभी ये तो कोई भी हो सकते थे, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ए सबसेट है बी का, यानी जो समुच्चय ए है वो उपसमुच्चय है बी का। तो ये बात देखिए इससे प्रूफ हुई, तो ये बात तो देखिए मैंने बताई। अब देखिए लेकिन ये अब भी आधा प्रूफ हुआ, क्योंकि मुझे तो दिखाना है कि ए इज इक्वल टू बी। तो चलिए फिर एक बार समझते हैं। अब की बार मैंने माना वाई समुच्चय बी का एक अवयव है, मैंने ऊपर x ले लिया था, अब मैंने y ले लिया। समझाने के लिए देखिए दोबारा x मैंने नहीं लिया, तो कोई भी हो सकता है, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो माना y समुच्चय b का एक अवयव है, यानी y बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं y के बाहर एक ब्रैकेट लगा दूं तो ये हो गया उपसमुच्चय, और ये उपसमुच्चय किसे बिलोंग करेगा? समुच्चय b के घात समुच्चय को, यानी कि pb को। और अगर ये pb को बिलोंग कर रहा है तो ये pa को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि pb इज इक्वल टू किसकी है? pa की। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो समुच्चय है
ये समुच्चय ए के घात समुच्चय में भी है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब इससे ये बात प्रूफ होती है कि y जो है समुच्चय ए का भी एक अवयव है, यानी कि y बिलोंग्स टू ए। अब मैंने देखिए ये बात प्रूफ कर दी, यहां से देखिए फिर समझ लें, समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं, और अगर मैंने ये बात प्रूफ कर दी तो इससे देखिए यही बात निकलती है निष्कर्ष कि बी सबसेट है ए का, यानी बी उपसमुच्चय है ए का, क्योंकि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं। अब देखिए हमारे दो समीकरण बन के आए, मैंने इन्हें समीकरण मान लिया है, आप लोग नहा भी मान ले कोई बात नहीं, यानी ए तो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। तो ये तो देखिए तभी पॉसिबल है जब ए और बी आपस में कैसे हों, इक्वल। इसका मतलब देखिए क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं, और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी, यानी दोनों समुच्चय आपस में कैसे होंगे, समान। यही चीज हमें प्रूव करके दिखानी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वैसे सिंपल था, चलिए फिर भी इसके देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस मैं ही बताता हूं, क्योंकि विविध प्रश्नावली में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन, ये हमें दो समुच्चय ए और बी, हमें देखना है कि पी ए यूनियन पी बी, देखिए बुक में दे रखा है, वो इक्वल टू होगा पी ए यूनियन बी के, और अगर ऐसा नहीं है तो एक उदाहरण से ही बात गलत प्रूफ हो जाएगी। तो मैंने उदाहरण देखिए गलत प्रूफ करने की कोशिश की। देखिए गलत प्रूफ करना है तो मैंने ये बात पहले भी बताई थी, आप केवल एक उदाहरण दे दें जो भी आपके दिमाग में आए, जो उसे गलत प्रूफ कर दे। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने समुच्चय ए को एक मान लिया 1,2 और समुच्चय बी को मान लिया 2,3, यानी दो दो अवयव लिए केवल। तो पहले मैंने देखिए तुरंत ये भी लिख दिया कि ए यूनियन बी का मान क्या आएगा, ए यूनियन बी यानी ए और बी को मिलाकर सारे अवयव। तो 1 2 2 3, अब 2 दो बार तो लिखेंगे नहीं, रिपीट तो होता नहीं, तो 1 2 3 केवल यह आ गया। यूनियन यानी सारे मिलाकर, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए पी ए का मतलब, किसी ने देखिए मुझसे एक बात पूछी भी थी, किसी समुच्चय में अगर एक अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में शायद बताई भी थी ये बात, अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके टोटल उपसमुच्चयों की संख्या वो होती है 2 की पावर n। इसका मतलब क्या है, अगर किसी समुच्चय में केवल एक अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की कितनी संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 1, यानी कि 2। अब देखिए जैसे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 2, यानी कि 4। इसके भी देखिए अवयवों की संख्या कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 यानी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, 4। क्या क्या आएंगे वो देखिए एक बार, इसके 4 उपसमुच्चय होंगे, कौन कौन से, शुरुआत हमेशा किससे होगी, 5 से, क्योंकि रिक्त समुच्चय हमेशा सबका उपसमुच्चय होता है। उसके बाद पहले मैंने सिंगल वाले नंबर जो थे उनके बाहर एक ब्रैकेट लगाई, क्योंकि ये भी एक उपसमुच्चय है, और 2 के बाहर एक ब्रैकेट लगाई, ये भी एक उपसमुच्चय है। पहले आप एक एक अवयव वाले कंप्लीट करें, जब ये कंप्लीट हो जाए अब देखेंगे हम 2 वाले, तो 2 वाला तो एक खुद ही हो गया, ये लास्ट है बस, यानी 1,2। आप काउंट करके देख लें, 1 2 3 4, कितने आए, 4, यही बात मैंने बताई थी। फिर देखिए एक बार, इसमें अवयवों की संख्या 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। इसके कौन कौन से होंगे, शुरुआत किससे हुई देखिए, 5 से। इसके बाहर एक ब्रैकेट लगाई, 2 आ गया, इसके बाहर एक ब्रैकेट लगाई, 3 आ गया, और फिर इसके बाहर एक ब्रैकेट, क्योंकि ये तो खुद ही हो गया, तो 2,3। इसके ज्यादा हो नहीं सकते, काउंट करके देख लीजिए आप, 4 आ गए। अब मैं निकालता हूं देखिए बायां पक्ष, पी ए यूनियन पी बी, यानी इन दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब इन्हें मिलाकर सारे, लेकिन रिपीट नहीं होगा। तो देखिए 5 2 बार है, लिखेंगे केवल एक बार, 1 एक ही बार आ रहा है, वो लिख दिया मैंने, 2 देखिए रिपीट हो जाएगा, हम केवल एक बार लिखेंगे, 3 वो लिख दिया क्योंकि एक ही बार आता है, 1,2 ये भी एक बार है, ये मैंने लिख दिया, 2,3 ये भी एक बार है, ये मैंने लिख दिया। तो टोटल देखिए आपको लगेंगे 8, लेकिन यूनियन मैंने निकाला तो यूनियन में 8 नहीं होंगे, रिपीट तो हम करते ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा बायां पक्ष आया। अब आती है दाएं पक्ष की बात, यानी कि जो ये ए यूनियन बी है, तो हम इसके उपसमुच्चय कितने होंगे अब ये लिखने हैं। तो देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, अगर इसमें अवयवों की संख्या 3 है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 3 यानी कि 8।
कौन कौन से 8 होंगे? वो 5 से शुरुआत की, पहले मैंने इसके बाहर एक ब्रैकेट लगाई, देखिए ये पहला उपसमुच्चय हो गया, फिर इसके बाहर लगाई ये दूसरा हो गया, फिर इसके बाहर लगाई ये तीसरा हो गया। तो ये एक एक अवयव वाले जो उपसमुच्चय थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब लेंगे जिसमें दो दो अवयव आते हो, 1,2 वो देखिए मैंने लिखा, 2,3 वो देखिए ये लिखा, फिर 3,1 लिखे चाहे हम 1,3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात मानी जाएगी, वो देखिए लिखा। अब ये दो दो वाले भी कंप्लीट, और कोई तो हो नहीं सकता। अब आएंगे 3 अवयव वाले, तो वो खुद यही हो गया 1, 2, 3, वो मैंने लिख दिया। काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 8। अब आप देखें ये पी ए यूनियन बी और ये पी ए यूनियन पी बी, ये तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या देखिए 6 है और इसमें कितनी है? 8, यानी पी ए यूनियन पी बी बराबर नहीं है पी ए यूनियन बी के। तो ये हमें एक उदाहरण देके सिद्ध करना था। आप और कोई उदाहरण लेके देख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा बड़ा उदाहरण ना लें, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन फिर काफी लेंथी होता है। तो शायद देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 समझाया, क्वेश्चन नंबर 7, तब तक आप देखिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसके समझिए 2 पार्ट हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पे भी लिखे। A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ये प्रूफ करके दिखाना है। यानी इन दोनों का जो यूनियन होगा वो A के इक्वल होगा। या आप खुद भी चेक कर सकते हैं, वैन आरेख अगर आपसे देखिए आता है बनाना तो आप वैन आरेख से भी देख सकते हैं पहले बना के, लेकिन यह वैन आरेख से नहीं दिखाना, यहां समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। और यही चीज देखिए इसका दूसरा पार्ट भी है, A यूनियन B माइनस A इक्वल टू क्या आएगा? A यूनियन B। ये भी हो सकता है देखिए समुच्चय के गुणधर्मों से, तो मुझे बताना है, आप वैन आरेख से खुद भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं चलिए इस वाले पार्ट की शुरुआत करता हूं। ये मैंने दाएं पक्ष लिया, यानी कि RHS। तो देखिए RHS हमें ये दिया हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान से देखें, मैं RHS को देखिए दोबारा नहीं लिख रहा, मैं केवल इस चीज को आपको दूसरे तरीके से लिखना बताता हूं। यानी हम A माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? देखिए A माइनस बी आप लोग जानते हैं, ये ऐसे अवयवों का समुच्चय होता है जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है, जो A में तो हैं लेकिन B में नहीं है। अब आप लोग पहले चलिए मैं A हटा देता हूं, मैं केवल ये कहता हूं माइनस के B। माइनस के B का मतलब देखिए क्या है? जो B में नहीं है। और आप लोग देखिए ये पढ़ते आए हैं, जो B में नहीं होते वो B डैश में होते हैं, यानी कि पूरक समुच्चय। आप लोगों ने शायद वो प्रश्नावली की भी है पूरक समुच्चय की। जो B में नहीं होते वो किस में होते हैं? फिर B डैश में। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो A में तो हैं और B डैश में भी हैं, यानी जो A में भी हैं और B डैश में भी हैं, तो वो A और B डैश में कॉमन ही तो हुए। और A और B डैश में अगर कॉमन है तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि A में भी हैं और B डैश में भी कॉमन, यानी A इंटरसेक्शन B डैश, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है? कॉमन। तो ये हम ध्यान रखें, A माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा गुणधर्म होगा प्रयोग। इसमें जो मैंने आपको नियम बताए थे उनमें एक नियम देखिए वितरण नियम भी था, और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, विविध प्रश्नावली में यूज होगा। मैंने आपको पहले भी यूज करना बताया था, चलिए फिर एक बार बताता हूं। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। तो मैंने कहा था अगर मैं इसे गुणा मानूं A गुणा B, और इसे अगर मैं प्लस मानूं A गुणा B प्लस A गुणा B डैश, ये इस तरीके से लिखा। तो अब मैं अगर इसे सही रूप में लिखूं, यानी जो वितरण नियम होता है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? A इंटरसेक्शन देखिए कॉमन है, वो हम पहले ही बाहर लिख लें। ये मैं आपको आसान मेथड बता रहा हूं, कुछ लोग अगर नहीं लिख पाते हैं, A गुणा B प्लस A गुणा C, उसमें भी तो A गुणा कॉमन ही है देखिए, तो A गुणा समझिए मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? एक तो बचा देखिए B प्लस यानी कि यूनियन, एक बचा ये, क्योंकि ये चीज तो हमने इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। अब आता है आगे का पार्ट, और ये चीज मैं लिख देता हूं देखिए यहां, ये चीज मैंने अप्लाई की देखिए कौन से नियम से? वितरण नियम से।
आगे का पार्ट, ये भी मैंने देखिए आपको बताया था, बी यूनियन बी डैश, यानी जो अवयव बी में है और जो बी में नहीं है उन सब का यूनियन, और वो किसके इक्वल होगा, और वो मैंने आपको देखिए बताया भी था, यानी ए यूनियन ए डैश अगर ऐसे लिख के आए, बी यूनियन बी डैश, एक ही बात है, वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। यानी जो बी में नहीं है और जो बी में भी है, देखिए ये तो वो है जो बी में है, और बी डैश का मतलब जो बी में नहीं है, तो इन सब का यूनियन वो तो सारे ही हो गए, और सारे अवयव किस में होते हैं, यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो ये ए इंटरसेक्शन यू। अब आता है इनका इंटरसेक्शन। देखिए ए तो खुद इसका उपसमुच्चय है, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव इसमें हैं। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि ए और इनका कॉमन क्या है, तो वो खुद ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे अवयव इसमें हैं, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, खुद ए। और यही देखिए हमें प्रूव करके दिखाना था, यानी आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। फिर देखिए एक बार, अब आता है इस वाले पार्ट की बात, यानी कि एलएचएस, ए यूनियन। अब आता है देखिए इसे लिखने का मेथड। फिर देख लीजिए एक बार, इसका मतलब है जो बी में तो हैं ऐसे अवयव जो बी में हो लेकिन ए में नहीं हो। तो अगर ये ए में नहीं है तो फिर ये किस में होंगे, ए डैश में। इसका मतलब ये बी में भी होंगे और ए डैश में भी होंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये देखिए, अब देखिए दोनों में अंतर था। यहां वितरण नियम देखिए ऐसा लिखा था और मुझे चेंज करके ऐसे लिखना पड़ा, और यहां देखिए ऐसे लिखा है, यानी कि ये वाला रूप मुझे चेंज करके इस तरीके से लिखना है कि दो ब्रैकेट इसमें अलग हो जाए। देखिए वितरण नियम कभी भी किसी तरफ से अप्लाई करना पड़ सकता है। यहां दो ब्रैकेट थी, हमने उसे एक ब्रैकेट में कन्वर्ट करके लिखा। यहां एक ब्रैकेट है, अब मैं इसे दो ब्रैकेट में कन्वर्ट करके लिखूंगा। कैसे? अगर देखिए मैंने क्या नियम बताया था, अगर मैं इसे गुणा मानता हूं और इसे मानता हूं प्लस, तो पहले ए की गुणा किससे होगी, बी से, यानी कि ए यूनियन बी प्लस, वो देखिए ये आ गया ए यूनियन, यानी ए गुणा ए डैश। आगे आप लिख सकती हैं वितरण नियम जैसे मैंने लिखा। बहुत सिंपल है, देखिए ए की गुणा बी से की, वो देखिए फिर ए की गुणा ए डैश से की, वो ये आ गया, और बीच का चिन्ह यानी ये प्लस, वो ऐसे लिख दिया। आगे का पार्ट, इसे तो मैंने ए यूनियन बी ही लिख के छोड़ दिया, वैसे भी आपको उत्तर यही लाना है। इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये फिर देखिए इसी तरीके से आ गया, ए यूनियन ए डैश, यानी ये तो यूनिवर्सल सेट ही हो गया, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, जैसे कि मैंने यहां लिखा। अब आता है देखिए यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है, ए यूनियन बी खुद इसमें होगा, यानी ए यूनियन बी के सारे अवयव वो इस समुच्चय में हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा ए यूनियन बी। यही हमें प्रूव करके दिखाना था, यानी कि आरएचएस। ये देखिए समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हो तो आप क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी आप खुद ही ट्राई करें इसी तरीके से, क्योंकि समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके हमें वो भी प्रूव करके दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको होमवर्क में देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या ये तो हमें प्रूव करके दिखाना है, जरूरी नहीं कि बी इज इक्वल टू सी हो। अगर बी इज नॉट इक्वल टू सी है तब भी हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आ रहे हो। मतलब ये देखिए ध्यान रखें, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बी और सी भी इक्वल होंगे। अगर बी और सी इक्वल नहीं होंगे तब भी ये आ सकते हैं प्रूफ होके। कैसे? चलिए वो बताता हूं। चलिए मैं एक उदाहरण से ही बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 10, माना a इज इक्वल टू, चलिए मैंने यही लिया 1,2, b इज इक्वल टू, देखिए a इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो चलिए मैंने 1 तो लिख दिया यहां पे, क्योंकि 1 तो कम से कम कॉमन आ रहा है, ये मैंने 3 लिख दिया। फिर c इज इक्वल टू, और देखिए ऐसा लेना है
कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आए, बस बी और सी इक्वल ना हो। तो देखिए मैं एक काम करने के लिए यहां लिख देता हूं 1,4। शायद आप लोग समझ गए होंगे, फिर चलिए एक बार लिख देता हूं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो ए और बी में देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। वो केवल 1 कॉमन है, मैंने यहां लिख दिया। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, 1, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया। इसका मतलब देखिए जो बात मुझे प्रूव करनी थी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दोनों देखिए इक्वल आ रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम है, लेकिन बी और सी तो इक्वल नहीं है, और यही चीज हमें प्रूव करके दिखानी थी। तो ये बात आप ध्यान भी रखें, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आपको दे रखा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि बी और सी भी इक्वल ही हो। बी और सी इक्वल नहीं है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपको पहले 11 नहीं, देखिए 11 अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले 12 आपको बता देता हूं, वो भी कुछ इसी तरीके का ही है। देखिए 12 क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, अगर ये अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब जो रिक्त ना हो, यानी इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, जैसे ये इनमें देखिए कुछ, ये अरिक्त कहलाएगा। अरिक्त यानी इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमें 3 समुच्चयों के अब ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं, चलिए वो भी मैं लेता हूं। माना ए बराबर 1,2, वो आप वैसे खुद भी ले सकते थे, चलिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। बी इज इक्वल टू 2,3 और सी इज इक्वल टू, चलिए मैं ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, चलिए मैं सी को ये ले लेता हूं। अब देखिए चलिए देखते हैं, मैंने जो लिख के हो सकता है इसमें कुछ गलती हो। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं, ए और बी में क्या कॉमन है, 2, बिल्कुल ठीक, ये अरिक्त कहलाएगा। अरिक्त का मतलब इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, वो देखिए चलिए 3 आता है इसमें, ये भी अरिक्त है, बिल्कुल ठीक। अब आता है सी इंटरसेक्शन ए, इनमें भी देखिए 1 कॉमन है, ये भी अरिक्त है। देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, तीनों ही अरिक्त हैं। लेकिन अब मुझे दिखाना है ये तीनों तो अरिक्त हों, लेकिन इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूं, वो रिक्त समुच्चय हो, यानी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब देखिए ये कैसे करें, तो पहले कोई से 2 आप एक साथ ले लीजिए। चलिए मैंने यही दोनों एक ब्रैकेट लगाई, अंडरलाइन किया, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान तो देखिए 2 है, इंटरसेक्शन सी का मान मैंने सी की जगह लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आया, ये तो 5 आ गया, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये तो अरिक्त हैं, लेकिन जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो एक रिक्त समुच्चय है। तो ये बात देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई, जो क्वेश्चन नंबर 10 और जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। तो चलिए मैंने आपको जो इसमें दिया केवल वो दिया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताता हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये क्वेश्चन देखिए आपको शायद ऐसा लगेगा इसी विविध प्रश्नावली में, वो शायद क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, शायद मैंने बताया भी है, उसी तरीके का ही है, बस वहां ए बी सी थे, यहां ए बी तो है लेकिन यहां एक्स दे दिया है। लेकिन एक चीज और है, यहां ये इक्वल टू 5 भी दे रखा है, वहां नहीं था देखिए ऐसा। अब हमें देखिए इसमें क्या प्रूव करना है, यदि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स तथा ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, ए और एक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 5 यानी रिक्त समुच्चय है। बी और एक्स में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी रिक्त समुच्चय है। अब देखिए ये हम कैसे प्रूव करके दिखाएं, यदि ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, चलिए मैं यहीं से आगे स्टार्ट करता हूं, और जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था शायद,
उसी तरीके से मैं यहां भी कर रहा हूं। मुझे इसमें प्रूव करके दिखाना है कि ए और बी इक्वल होंगे। ए और बी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो मैं इसका इंटरसेक्शन ले रहा हूं। कैसे? ये देखिए, पहले मैंने इसका इंटरसेक्शन देखिए ए के साथ लिया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। तो दोनों पक्षों का मुझे ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेना है। आगे देखिए, मैंने बाएं तरफ भी ए के साथ किया इंटरसेक्शन, दाएं तरफ भी लिया ए के साथ इंटरसेक्शन। अब आगे का पार्ट देखिए, मैंने ये बात पहले ही बताई थी, ये चिन्ह अगर अलग अलग होते हैं तो नियम कौन सा लगता है? वितरण नियम। अब वो कैसे लगाएं? बाहर वाले चिन्ह को गुणा मानते हैं, जैसे मैंने आपको अभी समझाया। अंदर वाले चिन्ह को क्या मानते हैं? प्लस। ए गुणा ए, देखिए ये लिखता हूं, यानी ए गुणा ए प्लस ए गुणा एक्स, वो देखिए लिख दिया। फिर देखिए एक बार, ये तो मुझे इधर भी अप्लाई करना है, ए गुणा बी प्लस ए गुणा एक्स। ये देखिए, अब आता है आगे का पार्ट। देखिए ये बात ध्यान रखें, बाहर वाले चिन्ह को गुणा मानते हुए चलें, अंदर वाले चिन्ह को प्लस मानते हुए चलें, कभी गलती नहीं होगी। अब आता है आगे का पार्ट। ये बात भी देखिए मैंने आपको बताई थी, और ये नियम कौन सा होता है? तत्समक नियम। ए इंटरसेक्शन ए, वो तो ए के इक्वल ही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, और ये कितना दे रखा है? 5, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये तो देखिए कुछ नहीं दे रखा, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ये क्या दे रखा है? 5। अब देखिए 5 में तो कोई अवयव होता ही नहीं, क्योंकि तो रिक्त है, और इसका यूनियन अगर हम ए के साथ लें तो वो ए ही आएगा, क्योंकि केवल ए के अवयव यूनियन, और इसमें तो कोई भी नहीं है, तो इनका यूनियन अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल। ऐसे ही देखिए यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो देखिए कुछ ना कुछ अवयव होंगे, यूनियन इसमें एक भी नहीं है, तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो सारे देखिए यही आ गए, यानी कि किसके इक्वल? ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल। ये बात देखिए मैंने प्रूव कर दी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इसका क्या मतलब निकला? देखिए आप ये बात भी ध्यान से समझे, कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं बहुविकल्पीय में, यानी ए और बी में जो कॉमन है वो ए ही है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए और बी में कॉमन, और वो क्या है? ए। तो अगर ए और बी में कॉमन ही ए है तो इसका मतलब ए उपसमुच्चय होगा बी का। क्यों? क्योंकि ए के सारे अवयव अगर बी में हैं तभी तो इनका कॉमन जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये देखिए मैंने यहां प्रूव की, और ये बात देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए के। तो देखिए मैंने आपको एक दिन और बताई थी, एक बार और समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये जो समुच्चय है तो बी है, और ये जो समुच्चय है ये है ए। तो ए और बी में जो कॉमन है वो देखिए ए ही तो है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसकी है? ए के। और ये किस कंडीशन में? देखिए ए सबसेट किसका है? बी का। यही बात मैंने देखिए यहां लिखी है। अब देखिए ये अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे दिखाना है देखिए ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है? पहले मैंने किसके साथ इंटरसेक्शन लिया? ए के साथ। अब मैं किसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा? बी के साथ। कैसे? चलिए वो देखते हैं। वो देखिए, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, बी का इंटरसेक्शन यानी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। पहले ए के साथ लिया, अब की बार मैंने किसके साथ लिया? बी के साथ। चलिए आगे का पार्ट, बाहर वाले चिन्ह को गुणा माने, तो देखिए बी गुणा ए प्लस बी गुणा एक्स, ये देखिए लिख दिया। फिर देखिए एक बार बी गुणा बी, वो देखिए ये लिखा, प्लस बी गुणा एक्स, वो देखिए ये लिखा। अब देखिए मान हमें रखने हैं, तो ये बी इंटरसेक्शन ए ये हमें कुछ भी नहीं दे रखा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स,
और ये किसके इक्वल है, फाई के। तो चलिए मैं पहले यही प्रूव कर इक्वल रख देता हूं, यानी ये कितना आंसर आएगा इसका यूनियन अगर हम फाई के साथ लें तो इसमें तो कुछ होता ही नहीं, तो यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल आ गया, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल। फिर देखिए एक बार, बी इंटरसेक्शन बी, जैसे कि यहां लिखा था देखिए ए इंटरसेक्शन ए, ये तो तत्समक नियम, यानी ये तो देखिए किसके इक्वल होगा, बी का। यूनियन ये आपको दे ही रखा है फाई, तो अगर मैं बी यूनियन फाई निकालूं तो वो बी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, देखिए फिर एक बार और आई बात, यानी ए और बी में जो कॉमन अवयव हैं वो बी के इक्वल है, यानी बी ही है, यानी ए और बी में जो कॉमन है वो क्या है, बी। और कॉमन हमेशा क्या होता है, छोटा। इसका मतलब इससे क्या रिजल्ट निकला, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी अगर ए में ही कॉमन है तो बी सबसेट हो गया ए का। अब देखिए क्या हुआ, हमने क्या बात प्रूफ की, ए तो उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में है और समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में है। यह सिर्फ तभी संभव है जब ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। ये मैं देखिए नीचे लिख देता हूं, यह केवल तभी संभव है जबकि ए इज इक्वल टू बी। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए थर्ड भी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूं, इसके जो भाषा वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपने प्रश्नावली की थी 1.6 उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें आगे दिए हुए हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।